संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाएं। दिलों में छुपा एक सपना था आजादी के मतवालों का, जश्न है ये भारत के आजाद 75 सालों का। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इस जश्न में हम भारतीय मिलकर एक साथ अपने इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे। इसमें स्वतंत्रता संग्राम में हुए अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं, आंदोलन और महान क्रांतिकारियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस महोत्सव के कारण ही हमें उन महान भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिनमें से कुछ इतिहास के पन्नों में खो से गए हैं। यह उत्सव जन जन का है, जन जन की भागीदारी है इसमें, और 130 करोड़ जनता इसमें शामिल होगी। यह बहुत ही सम्मानजनक बात है। आज हम बात करेंगे देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय उपलब्धियों के जश्न के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। ये प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार श्री रजनीश उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। सर, सर्वप्रथम आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, तो इस समय ऐसा है कि राष्ट्रीय उपलब्धियों की चर्चा हर जगह हो रही है, तो इसका हमारे देशवासियों के लिए क्या महत्व है? सबसे पहले तो मैं आपका और पटना दूरदर्शन के अधिकारियों और यहाँ के कर्मियों, तमाम पत्रकारों को मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा के लिए मुझे योग्य समझा, और यहाँ आने पर खुशी और गर्व इसलिए भी महसूस कर रहा हूँ कि ये आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं किसी न किसी रूप में इसका एक हिस्सा भी हूँ, चूँकि ये अखिल भारतीय उत्सव है। जी, आपने जो सवाल किया है उस पर चर्चा की शुरुआत में एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है उसके साथ मैं करना चाहता हूँ। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अतीत में जितनी दूर झांक सकते हो झांको, इससे भविष्य की एक राह निकलेगी। जी बिल्कुल। तो इसी उक्ति के परिप्रेक्ष्य में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसको देखने की जरूरत है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं। देश की जो नई पीढ़ी है या हम लोग की जो पीढ़ी है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को नहीं देखा है, उसके गवाह नहीं रहे हैं, उनके लिए जानना ये बेहद जरूरी है कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए, गुलाम भारत से आज़ाद भारत की ओर बढ़ने के लिए देश के लोगों ने किस किस तरह की कुर्बानियां दी थी। ये समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम इस आज़ादी के मूल्य को बरकरार रख सकें, हमें देश प्रेम की भावना जागृत हो। तो पहला महत्व तो इसका इसी रूप में है कि देश का प्रत्येक नागरिक ये समझे कि आज़ादी को प्राप्त करने के लिए देश के लोगों ने किस किस तरह की कुर्बानी दी थी। तो दूसरी बात जो आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी हुई जो दूसरी बात है वो ये कि देश ने आज़ादी के ठीक बाद 1947-48 से लेकर के अभी 2022 तक किस किस क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। ये हमारे लिए गौरवबोध भी है कि भाई 75 साल में भारत ने इन्हीं क्षेत्रों में एक छलांग लगाई है, और ये जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम ये जान सके कि हमने इतने दूर तक का सफर तय किया है, अब आने वाले दिनों में हमारे लिए किस किस तरह की चुनौती हैं जिस पर हमको पार पाना है। तो ये दो चीजें मुझे लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी हुई जो बातें हैं जिसका प्रत्येक देशवासियों के लिए महत्व है, और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में
दांडी यात्रा की जो याद में कार्यक्रम जो हुआ था साबरमती आश्रम में, उस दिन से इसकी शुरुआत की थी। और हम सब जानते हैं कि दांडी यात्रा गांधी जी ने 1930 में नमक पर जब अंग्रेजों ने कर लगाया था, उसके खिलाफ एक तरह का वो जन भागीदारी के साथ एक आंदोलन मुहिम शुरू किया था और बड़े पैमाने पर उसकी एकजुटता हुई थी, क्योंकि नमक एक ऐसा चीज था जो हर आदमी के जीवन से, हर आदमी के घर में प्रयोग होने वाली वस्तु थी वो। तो उस आंदोलन से बड़े पैमाने पर लोगों का जुड़ा हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ एक जो गुस्सा था उसका एक प्रकटीकरण हुआ था वो दांडी यात्रा के जरिए। तो उसकी याद में प्रधानमंत्री जी ने 2021 में से शुरुआत की थी और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अखिल भारतीय उत्सव के रूप में ये मनाया जा रहा है और प्रत्येक जन भागीदारी के साथ हर विभाग की इसमें भागीदारी है। बल्कि सबसे बड़ी बात इसमें जो मुझे देखने में आ रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो शोध हुए कई तरह के, वो समाचार पत्रों ने, कई संस्थाओं ने जो दस्तावेज पलटे, किताबें पलटी, रिसर्च वर्क जो हुए, उसमें कई ऐसे गुमनाम नायकों की कहानी सामने आई जिनके बारे में देश जानता नहीं था कभी। और आज़ादी के आंदोलन में उनकी जो भूमिका थी उसको रेखांकित हुई। तो ये सब चीजें हैं जो हर देशवासियों को के लिए गौरव, बहुत एक तरह का गौरव का विषय है जी। और मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज है, अच्छी पहल है जी। बिल्कुल, आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, काफी बलिदान देनी पड़ी। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आज़ादी हमें कैसे मिली और इनके नायकों के बारे में आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। बिल्कुल, दरअसल आपका जो सवाल है वो एक बहुत बृहद है वो, और मैं कोशिश करूंगा कि उसे छोटे समय में ही इसको समेट दूं। दरअसल जब अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ था भारत में, तो धीरे धीरे उन लोगों ने व्यापार के जरिए अपना बढ़ाया साम्राज्य, फिर धीरे धीरे वो शासन व्यवस्था पर कब्जा करना शुरू किया उन लोगों ने। तो ऐसी बात नहीं थी कि हाँ वो लोग जब आए अंग्रेज जब भारत में, उनका जब पदार्पण हुआ, आगमन हुआ, तो उस समय देश के लोग जो थे वो चुप नहीं थे। हाँ, ये बात थी कि कोई ऐसा कोई सूत्रबद्ध कार्यक्रम नहीं था जिससे उनके खिलाफ एक सामूहिक तौर पर गोलबंदी हो और लड़ाई शुरू हो। लेकिन अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग, राजे रजवाड़े भी थे, आम लोग भी थे, वो सब लोग लड़ रहे थे उनके खिलाफ। वो आप देखिएगा, आप उनके आगमन के बाद से लेकर के खास तौर से जैसे सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, कूका विद्रोह, ये सब छोटे छोटे जगहों पर अपने अपने स्तर पर लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। हाँ, उनको एक कोई सामूहिक स्वर नहीं मिला था जिससे लड़ाई एकताबद्ध होकर के लड़ी जाती। लेकिन इन्हीं लड़ाइयों ने, छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ थी, इन्हीं लड़ाइयों ने बाद में व्यापक स्वरूप अख्तियार किया। आप देखिएगा बाद में 1857 में कई जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, सैनिक विद्रोह हुए। हमारे बिहार में बाबू कुंवर सिंह जो सबसे बड़े नायक के रूप में उभरे, और जिनके वीरता की जो अनुगूंज है वो आपको लोकगीतों से लेकर के और गाथाओं में, लोक गाथाओं में भी मिलती हैं वो उनकी कहानियाँ। तो ऐसे ऐसे नायक यहाँ पर, मंगल पांडे, तो कई ऐसे नायक हुए 1857 के बाद से। उसके बाद से 1857 से लेकर के 1942 तक जो भी आप देखिएगा इतिहास, वो क्रांतिकारियों का पूरा इतिहास है। उसमें बिहार, बंगाल से लेकर के पूरा नॉर्थ इंडिया, ये सब हर जगह लड़ाई के केंद्र थे। कानपुर, लखनऊ, पंजाब का अमृतसर, लुधियाना, ये सारी जगहों पर। उसमें भगत सिंह आते हैं, चंद्रशेखर आजाद आते हैं हम लोगों के सामने। सुभाष चंद्र बोस ने पूरा एक दूसरे देशों को भी गोलबंद किया अंग्रेजों के खिलाफ भारत की मदद के लिए, वो हमारे एक बड़े नायक हैं। ऐसे अनेकों नायक हैं। फिर उसके बाद आप कांग्रेस की जो चर्चा करें, 1907 में जैसे नरम दल और गरम दल दो भागों में बटा। इसके एक बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल का नेतृत्व किया, दूसरे नरम दल का नेतृत्व मोतीलाल नेहरू ने किया। महात्मा गांधी की यात्रा शुरू हुई, चंपारण आए 1917 में। वो गिलहा जो किसान थे, अंग्रेजों के शोषण के शिकार थे, उनको गोलबंद किया, किसानों को, मजदूरों को गोलबंद किया उन्होंने, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे आगे। वैसे बहुत सारे नायक हैं, और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की कुर्बानियों के बदौलत ये हमारा देश आज़ाद हुआ।
1942 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें कई जवान शहीद हुए और अपने सचिवालय के पास, पटना सचिवालय में जो तिरंगा फहराते हुए जो शहीद हुए थे, उनकी मूर्ति आज भी वहाँ लगी हुई है, लोग नमन करने जाते हैं उसको। तो ऐसे कई शहीद हुए और कई तो ऐसे तो ये जो नायक हैं जिनकी चर्चा हमने की, उनका तो दस्तावेजीकरण हुआ, मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, इसलिए लोग जान गए। बहुत सारे ऐसे नायक हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, अब बल्कि उनकी चर्चा अब शुरू हुई है। ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी क्रम में उनकी चर्चा जाकर के शुरू हुई है और ऐसे नायक सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई तो उसी समय शुरू हो गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जब वो आए थे, और अंत तक इसमें हिंसक आंदोलन भी हुए, अहिंसक आंदोलन भी हुए, धरना प्रदर्शन भी हुआ, कई बार राजनीतिक समझौते भी हुए। सब लोगों ने अलग अलग मंचों का अपने अपने तरह से इस्तेमाल किया आज़ादी की लड़ाई में। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कई नायक रहे हैं। जी, जैसा कि आपने भी कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में लोग जान पाए हैं कि हमारे यहाँ जो ऐसे नायक हैं जो गुमनामी में खो गए या इतिहास में कहीं खो गए, और आज़ादी के अमृत महोत्सव में वो हमारे सामने आए। तो इस तरह से आपने जो बातें बताई हैं, ये हमारे देशवासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम उनके बारे में विस्तार पूर्वक जान पाएंगे। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद हमारे देश में क्या बदलाव आए हैं और क्या ऐसी उपलब्धियाँ हुई जिन्हें रेखांकित किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमारे देश के लोगों के लिए किस तरह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो भारत की रही है और जिसकी चर्चा दूसरे देशों में भी होती है, वो है कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसने आज़ादी के बाद से अब तक 75 साल में लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को एकदम ही अक्षुण्ण रखा है वो। और एक एक लोगों की भागीदारी सरकार चलाने में है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। तो मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, और वो भी भारत जैसे देश के लिए जहाँ की आप देखेंगे कि सांस्कृतिक रूप से काफी विविधता है। आप 10-20 किलोमीटर की दूरी पर चले जाइए तो पानी, भोजन, बोली, ये सब कुछ चेंज कर जाता है। तो ऐसे देश में जहाँ की जो बहुत विविधता वाला देश है, उस देश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था अब तक अक्षुण्ण है और शांतिपूर्ण ढंग से अगर सरकार चल रही है, तो एक ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी जो उपलब्धि मैं मानता हूँ कि आजाद भारत के तुरंत बाद आप देखिए कि जो मतलब छोटी छोटी रियायतें थी यहाँ पर, राजे रजवाड़े थे, कहीं कहीं किसी का जमींदारी शासन था, किसी का स्टेट था, तो सब कोई अपने अपने शासन अपने अपने तरीके से चला रहे थे। तो सबसे पहला जो काम आज़ादी के बाद हुआ वो कि 560 जो रियायतें थी यहाँ पर, रियासतें थी, अलग अलग तरह की रियासतें, उनका एकीकरण किया गया और उनका विलय भारतीय गणराज्य में हो गया, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उसमें भी कहीं कोई खून खराबा जैसी बात नहीं थी। दूसरे देशों का इतिहास तो बहुत खून खराबे का रहा है, तो वो शांतिपूर्ण संक्रम अगर विलय हो गया तो एक बड़ी उपलब्धि सबसे बड़ी तो ये थी। दूसरी एक तो वयस्क मताधिकार का जो है कि एक एक आदमी की भागीदारी सरकार चलाने में है, जो भी वयस्क है, एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सफल संचालन, जी बिल्कुल, एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह है। अब इसके बाद भी जब बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे आप देखिएगा कि अर्थव्यवस्था पहले से काफी मजबूत हुई है। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ, गांव-गांव तक का डिजिटलीकरण हो गया है, डिजिटल प्रवेश हो चुका है। अब गांव में आप चले जाइए तो वहाँ भी एक एक चीज की सूचनाओं को तो अगर छोड़ दीजिए तो बाकी चीजों का भी छोटी छोटी जगहों पर भी गांव में भी पहुंच हो चुकी है। लोग सूचनाओं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि रक्षा और विज्ञान, इन दो क्षेत्रों में भी देश ने काफी प्रगति की है। और ये हमारे वैज्ञानिकों का है, जैसे अंतरिक्ष में भारत ने एक अपना बड़ा ये खड़ा किया है, उपलब्धि है उसकी। तो ऐसे कई हैं, जैसे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आप देखिएगा जो भी योजनाएं चली कृषि के क्षेत्र में, उसका काफी अच्छा प्रभाव मिला
और भारत आत्मनिर्भर हुआ खाद्यान्न के क्षेत्र में। तो ऐसी बहुत सारी हैं चीज़ें जो रेखांकित करने योग्य हैं। जी, बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो भारत ने प्राप्त की हैं आज़ादी के 75 वर्षों में, और वो बहुत आगे लेकर के गए। हर क्षेत्र की उपलब्धियां हैं, लेकिन समय की इतनी कमी है कि वो सारी बातें यहाँ पर विस्तार पूर्वक हम कर नहीं सकते। इतनी सारी उपलब्धियां हैं सर कि मतलब बताया नहीं जा सकता, और बहुत ही अच्छी बात है। तो सर आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो भारत इस मामले में कहाँ पर है, उसकी उपलब्धियाँ क्या है, आर्थिक मोर्चे पर वो कहाँ पर है? देखिए, किसी भी परिवार का, देश का या राज्य का अगर उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति देखनी हो तो 2-3 पैमाने हैं जिसके आधार पर। एक तो है कि अगर परिवार के रूप में आप इसको लें तो आपकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आपने पिछले 3-4 या 10 सालों में, 1 दशक 2 दशक में आपने उसमें कितनी बढ़ोतरी की है, और दूसरी जो सकल घरेलू उत्पाद आपका कितना है। तो अगर ये 2 मानकों पर ही अगर हम देखें भारत को, तो हम पाते हैं कि देश ने बहुत ऊंची छलांग लगाई है। जैसे जो जहाँ तक मुझे याद है और जो मैंने पढ़ा है, तो आंकड़ों के मुताबिक 1950 से 51 के आसपास जो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी वो करीब 466 रुपए के आसपास थी, तो वार्षिक हो गई। लेकिन अभी जो भारत की वार्षिक आय है 2021-22 के जो आंकड़े आए हैं ताजा, उसके मुताबिक करीब 9,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय है। तो आप देख लीजिए कि 75 सालों में कई गुना आमदनी बढ़ी लोगों की प्रति व्यक्ति आय के तौर पर। दूसरा एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर अगर हम मापें तो 1947 में भारत का जो जीडीपी था वो करीब था 2,70,000 करोड़ के आसपास था जीडीपी। अभी जो जीडीपी है भारत का वो करीब 150 लाख करोड़ के आसपास है। तो इस हिसाब से अगर देखिए तो भारत एक आर्थिक तौर पर भी एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और इसमें मतलब ये प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी या जो भी कृषि उत्पादन का क्षेत्र हो, इस सब में जो ऊंची छलांग आई है या जो बढ़ोतरी हुई है परसेंटेज वाइज, उसमें सबसे बड़ा योगदान देश के नागरिकों का रहा है, क्योंकि श्रमिकों ने उत्पादन किया। जो हमारे किसान भाई हैं उनकी मेहनत उसमें दिखी कृषि उत्पादन को बढ़ाने में। हाँ, उसमें एक बात ये जरूर है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, नीति निर्माता हैं, उनका दिशा निर्देश जरूर मिलता रहा लोगों का, लेकिन मुख्य योगदान मुझे लगता है कि यह देश के श्रमिकों का, जो अपने कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि किसान भाई हैं, इन सबका योगदान रहा है अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। और एक अच्छा संकेत है ये कि आने वाले दिनों में भी देश आर्थिक मोर्चे पर सुदृढ़ होगा। और जी बिल्कुल, आज आज़ादी की अमृत महोत्सव की बात हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले देश की सुरक्षा की बात आती है। तो भारत रक्षा के क्षेत्र में आपने आपको कहाँ पाता है, कितनी उपलब्धियां हासिल की है? सही, अच्छा सवाल किया आपने। अगर देश की रक्षा व्यवस्था ही मजबूत नहीं होगी तो निश्चित तौर पर जो दूसरे देश हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, वो केन पराक्रम चाहेंगे कि इसकी भूमि पर कब्जा करें। भूमि पर कब्जा न भी करें तो तरह तरह से इनको प्रताड़ित करें। तो ऐसी स्थिति में अपनी रक्षा पंक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और रक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो देश की सीमा है उसकी ही रक्षा, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा, उसका भी उस मोर्चे पर भी बहुत मजबूती बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हाल के दिनों में जो रक्षा क्षेत्र है उसमें भारत ने काफी कई नई पहलकदमी की है। और जो दुनिया की जो बाकी और जो दो देश हैं, चीन और अमेरिका, इनको माना जाता है कि रक्षा के क्षेत्र में वो काफी आत्मनिर्भर हैं और मजबूत हैं। तो तीसरी जो शक्ति है वो भारत ही उसी रूप में उभर रहा है। और
रक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि एक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। एक तो जो महत्वपूर्ण आयुध हैं, हथियार हैं जिनका इस्तेमाल रक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, जो सैनिकों के लिए होता है, वो पहले भारत को बड़ी संख्या में आयात करने पड़ते थे। तो आयात करने से होता क्या है कि किसी भी देश का एक बड़ा पैसा, एक बड़ी राशि दूसरे देशों में चली जाती है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह है। तो अब उस दिशा में भारत ने आत्मनिर्भर बनना शुरू किया है, अपने ही देश में उसका निर्माण शुरू हुआ है। शायद वो 2.7% के आसपास पूरे बजट का अब खर्चा किया जा रहा है रक्षा के क्षेत्र में। कई नई पहल भी लिए गए, जैसे अभी आप देखे होंगे कि सेना में युवकों की बड़ी संख्या में भर्ती करने के लिए नई स्कीम भी आई है, अग्निवीर योजना। क्योंकि वहाँ पर सेना में एक प्रोपोर्शन जो था वो थोड़ा घट रहा था, युवाओं की संख्या उनकी घट रही थी, तो उसको दूर करने के लिए एक नया स्कीम भी सरकार ने लाया है कि तो मुझे लगता है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफी बड़ा कदम उठाया है। आज हम देखते हैं कि देश प्रेम की भावना अलग अलग रूपों में प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तो ये भावना बरकरार रहे तो इस भावना को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, एक तो देशभक्ति की भावना सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने देश से प्रेम कर लें, सिर्फ उस प्रेम को आप किस किस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर आप सड़क पर चलते हुए आप ट्रैफिक नियमों का पालन अगर आप नहीं कर रहे हो और आप अपने को देशभक्त कर रहे हैं, तो ये अंतर्विरोध है। क्योंकि सड़क पर चलने का आपका अधिकार है, लेकिन उसके नियमों को पालन करना भी आपका कर्तव्य है। ट्रैफिक रूल बताते हैं कि आप बाईं तरफ चलें। तो इसको, देशभक्ति को मैं इसी रूप में देखता हूँ कि आप देश से प्रेम तो करें, वो तो उसकी पहली शर्त है देशभक्त होने का, लेकिन इसके साथ साथ देश पर जब भी संकट हो, देश को जब भी किसी चीज की जरूरत हो, तो आप खड़ा रहें उसके साथ। और जैसे इसको इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि जब बाढ़ हो, आपदा का कोई समय हो, तो आप देश के नागरिकों के लिए जरूरत का कितना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, या आपदा के समय जब वो मुसीबत में हो तो एक नागरिक दूसरे नागरिक को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो देशभक्ति की भावना इस रूप में भी प्रदर्शित होती है। और मुझे लगता है कि युवाओं में देशभक्ति की भावना प्रदर्शित करने के लिए एक तो सबसे जरूरी है कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो भी, चाहे वो आज़ादी के मूल्य हों, आज़ादी के धरोहर हों, आज़ादी की लड़ाई के धरोहर हों, या जो राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हों, उनके प्रति एक सम्मान का बोध होना चाहिए। बिल्कुल। और वो उसके लिए बचपन से ही एक प्रशिक्षण देना चाहिए। घर से भी प्रशिक्षण हो सकता है, विद्यालय में भी हो सकता है। इसके बाद आपदा के समय हर नागरिक देश के लिए खड़ा हो। जब भी देश पर कोई संकट आए, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, तो आप देश के साथ खड़ा हो। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, हमारी युवा पीढ़ी को आजादी के अमृत महोत्सव पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव हम सबके लिए गौरव बोध है, और इस जश्न में हम सब शामिल हों, लेकिन हमें अतीत से सबक लेते हुए और भविष्य की राह तय करनी है। तो जो भी चुनौतियां हैं आने वाले दिनों में, उनको रेखांकित करें, और खासतौर से युवाओं पर एक बड़ा कार्यभार है कि वो जो देश के जो और बाकी जो चीजें रह गई हैं, जो कार्यभार बाकी रह गए हैं, जैसे लैंगिक असमानता का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है,
बढ़ती आबादी के अनुरूप नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुद्दा है। तो ये सब जो चुनौतियां हैं उसको उन चुनौतियों से पार पाने के लिए युवाओं को ये कार्यभार लेना होगा। बाकी एक अखिल भारतीय उत्सव है ये, और इस उत्सव में हम सब शरीक हों, हम सब आज़ादी की लड़ाई को समझें, उसके मूल्य को समझें, आज़ादी की कीमत को समझें, और जो भी देश की चुनौती है उसको पूरा करने के लिए, जो भी कार्यभार हो उसको पूरा करने के लिए हम सब अपना अपना योगदान दें। सर, आप यहाँ आए और आज़ादी के अमृत महोत्सव में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।